हेलो बच्चों, वेरी गुड मोर लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विद्या आराधना एकेडमी लातूर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में। माय नेम इज एम शादाब, आई एम एमएसडी सर, एंड आज हम आपको पीवाईक्यू सीरीज का अगला सेशन देने जा रहे हैं। पीवाईक्यू सीरीज जैसा कि आपको पता है और उस पर बहुत सारे बच्चों के लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं। दैट्स वेरी 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 नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं आज हम लोग नए चैप्टर के साथ। आई होप आप सभी इस सेशन को पसंद कर रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, और साथ ही साथ आपके किसी एक चैप्टर के एक दिन में एक सेशन में एक चैप्टर के सारे कंसेप्ट रिवाइज भी हो रहे होंगे। आज का टॉपिक आपके सामने ध्यान से देख लीजिए। आज का टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन, यानी आज हम लोग सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि मोशन इन ए प्लेन की बात करने वाले हैं। और लास्ट 5 इयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम लोग इस सीरीज में इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। राइट, तो चलिए जल्दी से पेन और कॉपी निकाल लें और नोट करना शुरू कर दें, और साथ में जैसे ही क्वेश्चन आता है आप भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए कि वो 40 से 50 सेकंड में सॉल्व हो जाए। मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, समझाऊंगा भी, कांसेप्ट भी बताऊंगा, सारी चीजें देखेंगे। राइट, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। आर यू रेडी गाइज? चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है, ध्यान से देखिएगा। बहुत प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं यहां से एक पेन सेलेक्ट कर लेता हूं और फिर आपको यहां इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स बोला गया है। राइट, अगर यहां पे दो इक्वल वेक्टर्स बोले जाते तो क्वेश्चन और आसान हो सकता है, लेकिन दोनों इक्वल वेक्टर्स या सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स नहीं बोले गए हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आप करते कैसे हैं। वेक्टर ए प्लस बी आप ऐसे करते हैं कि यहां से देखें तो ये हो गया वेक्टर ए, और अगर इसमें वेक्टर बी को आपको ऐड करना है और वेक्टर और ए और बी के बीच का एंगल है थीटा डिग्री, तो आप इसको थीटा डिग्री कह सकते हैं। अगर a माइनस बी करना है तो उसका लॉजिक ये होता है कि वेक्टर a में ऐड कर दीजिए माइनस ऑफ वेक्टर b। माइनस ऑफ वेक्टर b का मतलब ये है कि b वेक्टर को सेम मैग्नीट्यूड का है, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स करिए। तो अगर हम डायरेक्शन रिवर्स करके यहां पर इस तरह से इसको ऐड करें तो यहां माइनस वेक्टर b आ जाएगा। अब अगर आपको दोनों का रिजल्टेंट देखना है, बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपको कलर चेंज करके दिखा रहा हूं। आपको a प्लस बी का रिजल्टेंट ऐसे मिलेगा कि इन दोनों को आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, इस पॉइंट से यहां से एक डायगोनल खींचेंगे तो ये वेक्टर r कहलाएगा, जो वेक्टर r यहां से आप कह सकते हो वेक्टर r a प्लस बी के बराबर है। a माइनस बी के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। a माइनस बी के साथ हम लोग यहां से ऐसे चलते हैं और ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, यहां से आपको ऐसे मिल जाता है वेक्टर। तो ये वेक्टर आपको r डैश वेक्टर मिला। अब आपके पास वेक्टर r भी है और आपके पास वेक्टर r डैश भी है। ध्यान रखिएगा, अभी इस कंडीशन में जब ये एंगल यहां थीटा दिया है तो इसका मैग्नीट्यूड अलग है और इसका मैग्नीट्यूड अलग है। आपसे पूछा गया है कि थीटा को कितना किया जाए, थीटा की वैल्यू क्या हो। राइट, अब इसमें कोई अगर आप कैलकुलेशन करोगे, मैग्नीट्यूड रखोगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, फिर माइनस में क्या होता है, सब्सट्रैक्शन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, दोनों को इक्वेट करते हैं। फिर इक्वेट करने के बाद आपको थोड़े से स्टेप सॉल्व करने पड़ेंगे और वहां से भी थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 0 और थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी। लेकिन मैं यहां आपको दूसरे लॉजिक से बता रहा हूं कि अगर हम इस थीटा को कम करें धीरे धीरे, जैसे जैसे थीटा कम होता जाएगा r बढ़ेगा और r डैश कम होगा, लेकिन दोनों बराबर कभी नहीं होंगे क्योंकि r डैश ऑलरेडी छोटा है, फिर और छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहां से इन दोनों के बीच के एंगल को थीटा बढ़ाते हैं और बढ़ाते बढ़ाते थीटा को 90 कर देते हैं, तो आपको दिखेगा कि बच्चों ये वेक्टर a है और यहां से आपने वेक्टर b है, इसको ऐड किया, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया तो वेक्टर a प्लस बी ये मिल गया। a माइनस बी के लिए क्या करोगे कि आपने यहां ऐड किया, इसको वेक्टर माइनस बी रखा, और जब आप इन दोनों में चले, इन दोनों को आपने देखा यहां से, तो ये वेक्टर आ गया, ये वेक्टर आपका r वेक्टर था और ये वेक्टर r डैश हो गया। तो आपको
अपने आप समझ में आएगा कि भाई थीटा की वैल्यू 90 अगर रख दी जाए, थीटा की वैल्यू अगर 90 रख दी जाए तो यहां पर आपको दोनों का मैग्नीट्यूड आर और आर डैश का मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे बच्चों तो 90 डिग्री यानी कि डी ऑप्शन होगा। आई होप ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए, राइट। तो चलिए, एक क्वेश्चन था 2016 में पूछा हुआ, अब 2016 से आगे बढ़ते हैं। नीट टू 2016 का ही क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सिंपल सा है। क्वेश्चन ने क्या कहा है एक बार पढ़ेंगे। इन अ गिवन फिगर ए मतलब जो एक्सीलरेशन है वो आपको दिया गया है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। दैट्स वेरी वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कहा गया है द टोटल एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ क्लॉकवाइज। ये जो ए है वो टोटल एक्सीलरेशन है जो कि यहां किसी एंगल पे दिया हुआ है बच्चों। अगर ये किसी एंगल पे दिया है तो इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर और एक कंपोनेंट टुवर्ड्स टेंजेंट हो सकता है। एक कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं, अगर वो टुवर्ड्स द सेंटर है और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आप कह सकते हैं ए और उसका कंपोनेंट आ जाएगा cos 30, यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ए हुआ 15, cos 30 हो गया बच्चों √3/2, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आया। r की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है, दैट इज 2.5, तो हम r को 2.5 यहां पे लिख लेते हैं। आसान करने के लिए आप इसको 5/2 भी लिख सकते हैं। फिर अगर वेलोसिटी या स्पीड v है, पूछा गया है एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन स्पीड के टर्म में v² डिवाइडेड बाय r होता है, तो v की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इनटू r, और फिर यहां पे आप रूट रखेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू है 15 √3/2, r की वैल्यू है यहां पे 15/2। क्लियर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा √15 × 5, यहां आया 75, 2 और 2 होगा 4, और ये आ जाएगा √3। आई होप ये सारी बातें समझ में आ रही हैं आपको। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 5.7, यानी ये 34 के आसपास आ जाए, 36 नहीं होगा, यानी 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 6 से थोड़ा सा कम आएगा, 5.698 करके आएगा। तो इसलिए इस लॉजिक से बस कैलकुलेट करने के बाद आपको इसका आंसर सी मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों आपको दो क्वेश्चन समझ में आ गए। इसी कंसेप्ट पर यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, बस इस चीज को ध्यान रखें। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज ऑलवेज v²/r, जहां पर v उसकी लीनियर स्पीड, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम की लीनियर स्पीड होती है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, x और y कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, x और y मीटर में हैं, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड पे एक्सीलरेशन पूछा है। तो कोई बात नहीं है, हम यहां से x निकालेंगे, 5t² माइनस ऑफ 2t। वेलोसिटी के लिए आपको डिफरेंशिएट करना है, आप इसको dx/dt करेंगे, ये हो जाएगा 10t - 2। क्लियर। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो वो dv/dt आएगा। x को कर रहे थे तो एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट आ जाएगा और वो आ जाएगा 10, 2 का 0 हो जाएगा। इसको एज इट इज यहीं रहने देते हैं। यहां पर चलेंगे, अभी ये t पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि x की वैल्यू है, तो आपने यहां पे 5 × 10, तो यहां पे t की वैल्यू इससे बची थी, क्योंकि सॉरी इसमें मैंने स्क्वायर गलत ले लिया है बच्चों, थोड़ा सा यहां पे चेंज है, क्योंकि यहां पे t की वैल्यू में स्क्वायर दूसरे पे लगा हुआ है। तो इसको मैं एक बार सही करता हूं बच्चों। चलिए देखिए, ऐसा कहा गया है 5t - 2t², तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे dx/dt करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 5 माइनस इधर आ जाएगा 4t। ठीक है। फिर इसको एक बार, ये वेलोसिटी हो गई, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्सीलरेशन ऑफ x कंपोनेंट 5 का हो जाएगा 0, यहां होगा 4 और t पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ax की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये x कंपोनेंट है।
अब हम y कंपोनेंट निकालेंगे, फिर दोनों का रिजल्टेंट y कंपोनेंट कैसे निकलेगा उसके लिए आपको ये दिया हुआ है बच्चों, y इज इक्वल टू 10t है। अगर आप इसका dy बाई dt करते हो तो 10 आता है, और d2y बाई dt 2 करते हो बच्चों तो 0 आता है। इसको हम लोग ay कहेंगे। आई होप ये बात आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से प्यार से समझ में आई है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ग्रेट। तो एक्सीलरेशन y वाला अगर 0 है तो नेट एक्सीलरेशन होगा रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ऑफ ay स्क्वायर। चूंकि ay 0 है तो x ही आपका नेट एक्सीलरेशन है। नेट एक्सीलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि यहां पर है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों बी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई, राइट? चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसको कहा गया है द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर। सो वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर, लेट 20 meter per second as given by the question. The speed of the river we can write also vr is equal to कितना है बच्चों? 10 meter per second। बहुत अच्छी बात है। अभी कह रहा है if he is standing on a south bank, इसके लिए आपको डायरेक्शन की जानकारी होना चाहिए। इधर नॉर्थ, इधर ईस्ट, ये हो गया बच्चों वेस्ट, ये हो गया साउथ। एंड रिवर इज फ्लोइंग इन विच डायरेक्शन? स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, द स्पीड ऑफ रिवर 10 मीटर एंड फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। ये ड्यू ईस्ट है, तो ड्यू ईस्ट अगर रिवर फ्लो कर रही है तो आप ऐसे कह सकते हो ये है वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ रिवर ड्यू ईस्ट की तरफ, राइट? अभी ये साउथ बैंक पे खड़ा है, तो साउथ बैंक के लिए आप यहां पर है स्विमर, और ये इसकी परपेंडिकुलर लाइन है। क्वेश्चन ने क्या कहा? एंड विशेज इफ ही स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, ध्यान से पढ़िएगा, एंड विशेज टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, पॉइंट टू बी नोटेड, अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी ये अल्टीमेटली शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग ही क्रॉस करना चाहता है। यानी इसकी ख्वाहिश है कि ये यहां से ए से चल के बी पे पहुंचे, लेकिन अगर ये ऐसे जाने की कोशिश करेगा तो रिवर इधर से इसको पुश कर देगी, ढकेल देगी, इसलिए ये इधर ना जाके समझदार होगा इधर जाएगा। अगर ये इधर जाता है वेलोसिटी ऑफ s यानी स्विमर की स्पीड से, और ये एंगल अगर हम 30 मानते हैं, तो आपको सिखाया गया होगा इसमें कि इसकी वेलोसिटी का अगेंस्ट द रिवर कंपोनेंट, रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल करना चाहिए, यानी रिवर की वेलोसिटी से लड़ना चाहिए। तो इसमें इसके दो कंपोनेंट होंगे बेटा। एक कंपोनेंट इधर होगा जिसको आप Vs sin थीटा कहोगे, और एक कंपोनेंट इधर होगा जिसको आप Vs cos थीटा कहोगे। Vs cos थीटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी उसको क्रॉस कराने की, और वो तभी करा पाएगा जब उसको कोई और डिस्टर्ब ना करे। डिस्टर्ब कौन कर रहा है? ये रिवर। तो रिवर की वेलोसिटी से अगर ये लड़े और उसको कैंसिल कर दे, यानी उसको काउंटर बैलेंस कर दे, काउंटर बैलेंस का मतलब है कि अगर Vs sin थीटा की वैल्यू Vr रिवर की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है तो उसको काउंटर बैलेंस कर लेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ Vs cos थीटा बचेगा, वो उसको शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंचा देगा। तो कंसेप्ट भी मैं आपको यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं, अदरवाइज सीधे मैं ऐसे लिख देता कि साइन थीटा इज इक्वल टू Vr डिवाइडेड बाई Vs, है ना? डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, लेकिन मैंने इसका रीजन भी बताया कि ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों होना लाजमी है। अब आप Vr की वैल्यू देखो यहां 10 दी है और Vs की वैल्यू 20 दी है। आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा। साइन थीटा में 1/2 कितना होता है? 30 डिग्री, ठीक है? यानी इसको 30 डिग्री जाना चाहिए। अब 30 डिग्री किधर जाना चाहिए? देखो, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक, यानी किधर जाना है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन ये हो गई है बच्चों, ये नॉर्थ है। नॉर्थ से किस तरफ 30 डिग्री पे जा रहा है? नॉर्थ से 30 डिग्री जा रहा है इधर। ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ से इधर कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट, और यहां से 30 डिग्री। तो आंसर आपका 30 डिग्री वेस्ट, मतलब आंसर हो गया बच्चों बी।
आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर होगी बच्चों। आपको मैंने कंसेप्ट भी बताया और आपने एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझा है और आंसर भी हमारा मिल गया है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ी सी और नॉलेज गेन करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें क्या सीखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन। अब देखो ये एक लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, यहां से इसमें एक थीटा दिया गया है। इधर हम अगर इसको शॉर्ट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी अगर इसकी u है तो इसका अपोज करने के लिए नीचे की डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा g sin थीटा, राइट। अब ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा होगा इसको g sin थीटा अपोज करेगा। L डिस्टेंस अगर यहां पे कह रहा है विद हॉरिजॉन्टल इट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस, अब इसकी वेलोसिटी यहां से x डिस्टेंस चलने के बाद अगर 0 होती है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0, इनिशियल वेलोसिटी है u स्क्वायर माइनस 2, एक्सीलरेशन है g साइन थीटा और डिस्टेंस ट्रेवल करता है x। तो x जो ट्रेवल करेगा वो आएगा बेटा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g साइन थीटा। क्लियर है? आई होप बात समझ में आ रही है। यानी जो डिस्टेंस है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उस हिसाब से हम इसको मॉडिफाई करेंगे। कह रहा है इट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस x1 अलोंग द प्लेन बट व्हेन इंक्लिनेशन इज डिक्रीज्ड टू 30 डिग्री, यानी अगर इंक्लिनेशन को हम 30 डिग्री तक गिरा देते हैं, कम कर देते हैं, सेम ऑब्जेक्ट शॉर्ट विद सेम वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी सेम है, g सेम है, तो आप कह सकते हो कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन थीटा। आपसे x1 अपॉन x2 पूछा गया है तो x1 अपॉन x2 क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा 2 ऊपर आया है क्योंकि अपॉन में है इसलिए थीटा 2 ऊपर आया है और यहां साइन थीटा 1 नीचे आया है। इसको फॉर्मूले के फॉर्म में आपने बना लिया। अब हम वैल्यू रखेंगे। थीटा पहले कितना था बच्चों 60, तो बाद में हो गया है 30, इसका बाद वाला पहले तो साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री। तो x1 और x2 पूछा गया है यहां पर, तो x1 अपॉन x2 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी, 2 और 2 कैंसिल होगा, 1 अपॉन √3 आंसर होगा D। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर D निकाल सकते हैं और बहुत ही सिंपली और प्यार से आपने D आंसर निकाल दिया, राइट। तो देखिए कितनी आसानी से इस लॉजिक से चले, कैलकुलेशन भी हमको बहुत कम करनी पड़ी। फाइनल जब आप फाइनली पहुंचते हैं एंड में जाके सारी वैल्यूज रखिए, पहले से इसको कैलकुलेट करना, फिर x2 को कैलकुलेट करना और फिर उसका अगर आप रेशियो निकालेंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये कैलकुलेशन के कुछ ऐसे लॉजिक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं या कुछ चालाकी है जिससे आप अपनी कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं और कम से कम समय में आंसर निकाल सकते हैं। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, two particles A and B are moving uniform circular motion। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसको आप UCM के नाम से जानते हैं और उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, RA और RB इनकी रेडियस है, VA और VB रेस्पेक्टिवली लीनियर स्पीड है। क्वेश्चन आप पढ़ें, देखें ध्यान से, नोट करें। टाइम पीरियड ऑफ रिलेशन इज सेम, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड। तो ये थोड़ा सा आपको परेशान करने की कोशिश की गई है। अगर आप को नॉलेज अच्छी होगी और आपको कंप्लीट नॉलेज होगी तो आप ये इनकी जो वेलोसिटी और रेडियस दी है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू डी, डायरेक्टली आप कह सकते हो 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। तो ओमेगा जो है वो ना तो रेडियस पे डिपेंड करता है और ना ही वेलोसिटी पे, है ना। मतलब अगर टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में देखो तो सीधे 2 पाई बाई टी, इसमें कहीं भी नहीं आ रहा है। और क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि ओमेगा का रेशियो बताइए अगर टी सेम रहता है। देखो, देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, तो अगर टाइम पीरियड बच्चों सेम है तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 भी सेम होंगे, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। तो जो रेशियो निकालोगे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का, तो सीधे सीधे 1:1 आएगा। तो आप इसका आंसर निकालोगे बच्चों, तो आंसर इसका हो जाएगा A यानी कि 1। क्लियर है?
है ना। देखो ना तो वी की जरूरत पड़ी ना आर ए की, लेकिन क्वेश्चन ने बहुत प्यार से इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि दोनों की जरूरत जरूर पड़ेगी। लेकिन आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप उन चीज़ों में नहीं फंसेंगे, नहीं खोएंगे और आप अपने कंसेप्ट पे सीधे अड़े रहेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, अगर t सही है या t सेम है तो ओमेगा भी सेम होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह का कुछ क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको कुछ समझाने की कोशिश करेगा। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना। moves in a circle of radius r, it attains a velocity v0 in nth round। nth राउंड के बाद तो देखो एक राउंड अगर करते हैं तो आपको थीटा कितना कवर होता है 2π। तो n राउंड अगर करेंगे, n राउंड करेंगे बच्चों, तो थीटा कितना आपने कवर कर लिया होगा 2πn, है ना। थोड़ा सा चेंज यहां पे तेजी से, वैल्यू वही है, कुछ गलत नहीं है, कुछ 2πn, ये इसने थीटा कवर कर लिया है। अब आपसे पूछा है एंगुलर एक्सीलरेशन, तो आपको एंगुलर एक्सीलरेशन इसने कहा है कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है और उसकी फाइनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी नहीं दी, आपको क्या दे दी फाइनल वेलोसिटी v0। तो आपको पता है कि v0 इज इक्वल टू r ओमेगा। तो फाइनल वेलोसिटी जब इसकी लीनियर वेलोसिटी v0 हो जाएगी तो ओमेगा हो जाएगी v0 अपॉन r, हम इसको यूज करेंगे। अच्छा, लॉजिकली हमको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, क्योंकि आपको थीटा दिया हुआ है। ओमेगा नॉट था 0 तो ये 0 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज 0 प्लस 2 अल्फा थीटा। अल्फा निकालने के लिए मैंने क्या रखा, ओमेगा स्क्वायर, अल्फा निकालना है तो 2 थीटा यहां पे आ जाएगा। अब हम वैल्यू ओमेगा की रख रहे हैं बच्चों, v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये है 2, और थीटा की वैल्यू 2πn, तो फिर से हमने यहां पे 2πn ऐसे रख दिया। तो आंसर देखो क्या मिला आपको, बहुत ध्यान से, v0 स्क्वायर एज इट इज है ऊपर, उसमें कोई चेंज नहीं है। यहां 4πn r स्क्वायर, तो ये हो गया 4πn r स्क्वायर, और इस तरह से आपको एक्सीलरेशन v0 स्क्वायर 4πn r स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट आंसर मिल गया है C। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहां लिख देता हूं C। क्लियर है? आई होप बेटर क्लियर सभी को, कहीं पे कोई परेशानी नहीं है। देखिए क्या अगला क्वेश्चन है, नहीं अगला क्वेश्चन नहीं है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हम लोग ने कंसेप्ट भी रिवाइज कर लिए, लॉजिक भी समझ लिए, एंड डेफिनेटली हम लोग ने एक चैप्टर के PYQs भी कंप्लीट कर लिए लास्ट 5 इयर्स के, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कोई नया क्वेश्चन मिला हो तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और मेरी इस बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हार्ड वर्क बहुत बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क कैन बीट्स द टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। अगर टैलेंट वर्क हार्ड नहीं करेगा तो हार्ड वर्क जो कर रहा होगा वो टैलेंट को बीट कर सकता है। तो अगर आप टैलेंटेड हैं तो भी हार्ड वर्क करें, और अगर आप टैलेंटेड नहीं भी मानते हो अपने आप को तो भी हार्ड वर्क करें, क्योंकि आप बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को बीट कर सकते हैं। तो आई होप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट।